हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और आज हम चैप्टर करेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट और समझते हैं कि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता क्या है। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है ये पढ़ने से पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। जैसे एक कंपनी है, ठीक है, अब इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है, इस कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है, या इस कंपनी का जो कैश फ्लो है, या इस कंपनी की जो ऑडिट रिपोर्ट है, या इस कंपनी की जो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है ना, ये सारी की सारी चीजें, इन सभी में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। ये सारी की सारी चीजें हम क्यों बनाते हैं, बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? ताकि हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। किसे? हमें किसे? यानी कि ये जितनी भी बैलेंस शीट, पीएनएल, ये स्टेटमेंट्स हो गए, कैश फ्लो हो गया, रिपोर्ट्स हो गई, इनके कोई ना कोई यूजर्स होते हैं। अब इनके यूजर्स कौन हो सकते हैं? इस कंपनी के जो शेयर होल्डर या मेंबर होते हैं, या इस कंपनी के जो क्रेडिटर्स होते हैं, या इस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट हो गई, है ना। ये सभी लोग इस कंपनी की ये सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? यूज करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। शेयर होल्डर डिसीजन लेते हैं, या इन्वेस्टर डिसीजन लेते हैं कि भाई इस कंपनी में और पैसा लगाए या नहीं लगाए, इस कंपनी के और शेयर्स खरीदे या नहीं खरीदे। क्रेडिटर्स और जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं इन्हीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कि भाई इस कंपनी को और लोन दे ना दे, या फिर इस कंपनी को हम उधार में गुड सप्लाई करें या ना करें। गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन के बहुत सारे डिसीजंस लेती है कि भाई इस कंपनी पर जितना टैक्स बन रहा है, जीएसटी बन रहा है, इनकम टैक्स बन रहा है, क्या वो एकदम सही है? ओके, तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस, निर्णय जो है इसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके बहुत सारे यूजर्स लेते हैं। तो यही है, देखिए अब मैं पढ़ के बताऊंगा, आपको बिल्कुल सही लगेगा। तो इसमें क्या है कि भाई इस कंपनी को ये जितने भी स्टेटमेंट्स वगैरह है ना, इनको एक बहुत अच्छे सिस्टमेटिक मैनर से और एकदम अच्छे से बना करके इनके यूजर्स के सामने प्रेजेंट करनी चाहिए, ताकि वो अपना डिसीजन अच्छे से ले सके। सो प्रेजेंटिंग, क्या प्रेजेंट करना? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये ऑफ अ बिजनेस, इस बिजनेस की, टू यूजर्स, ये यूजर्स हो गए, इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एकदम अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना। क्यों? इससे क्या हो जाएगा, ये क्या होगा? इट टेक स्टेक होल्डर, इससे जो स्टेक होल्डर रहते हैं, जैसे इन्वेस्टर हो गए, कंपनी के शेयर होल्डर्स हो गए, मेंबर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, वो ये पता कर पाएंगे भाई कंपनी जो है कितना पैसा कमाती है, प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है, कंपनी कितना खर्चा कर रही है, कंपनी के पास में कौन सी एसेट है जिसकी वो ऑनर है, कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज कितनी है, क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, कितना लोन ले रखा है, वेदर कंपनी इज अ फाइनेंशियली स्ट्रांग और वीक, ये बैलेंस शीट से पता चल जाएगा। कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, पीएनएल से पता चल जाएगा। कंपनी में लिक्विडिटी कितनी है, कैश फ्लो से पता चल जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें पता चल जाती है। सपोज अ पर्सन, एक पर्सन है, एग्जांपल है यहाँ पर, एक पर्सन है वांट टू इन्वेस्ट 5 लाख इन अ कंपनी, है ना। आपके पास भी मान लेते 10,000 रुपए पड़े हैं, आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो बस आंखें बंद करके किसी की टिप पर खरीद लेंगे? हाँ, वैसे अधिकतर यही होता है, 90% लोग ऐसा ही करते हैं, तभी उनका पैसा डूबता है या कंपनी बहुत टाइम तक लॉस में पड़ी रहती है ना, ऐसे होता है। तो आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो भैया आपको ऐसा नहीं करना है, किसी ने किसी कंपनी का शेयर का नाम बता दिया, अच्छी बात है ना, किसी शेयर्स का नाम पता चल गया कि भाई ये खरीद लो, तो आप उस कंपनी की पूरा एनालिसिस करो, आप उसके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स बहुत अच्छे से रीड करो, और पता करो कि भैया प्रॉफिट कितना कमा रही है, एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, फ्यूचर क्या है, उसकी रिपोर्ट्स पढ़ो, फिर पैसा लगाओ। तो भैया इसको 5 लाख रुपए लगाने हैं, आपको 10,000 रुपए लगाने हैं, तो आप इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जानना होगा कि भाई कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है ना। डज कंपनी हैव टू मच डेप्ट, कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी के बहुत सारा डेप्ट है, ऐसा तो नहीं है। ओके, कैन कंपनी सर्वाइव इन फ्यूचर, क्या कंपनी फ्यूचर में सर्वाइव करेगी? इफ मैनेजमेंट वर्किंग एफिशिएंटली, क्या मैनेजमेंट एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं? ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू, ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? आपको भी पैसे लगाने हैं, इस बंदे को भी पैसे लगाने हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहां होते हैं? उस कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, आपको मिल जाएगी, वहां पर एक इन्वेस्टर नाम का ऑप्शन आता है, उसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट वगैरह सब मिल जाएगा। सिंपल वे में समझना है तो आप गूगल करके समझ सकते हैं। जैसे ओला स्कूटर, आपको पता है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है, आपको पता है वो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो क्या आप उसमें पैसा लगाओगे? लेकिन उसका आईपीओ आया तो बहुत सारे लोगों ने लगाया था। उसका डेप्ट चेक किया है कभी कंपनी का?
क्या कंपनी फ्यूचर में सर्वाइव करेगी? क्योंकि कंपटीशन उसको फुल मिलेगा, क्योंकि पहले वो एक थी, बहुत सारा मार्केट शेयर करती थी, मतलब उसके पास मार्केट शेयर था इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का। लेकिन धीरे धीरे अदर कंपनी जैसे टीवीएस हो गई, होंडा हो गई, जो पुरानी टू व्हीलर कंपनीज है वो भी मार्केट में आ गई, तो धीरे धीरे उसका शेयर कम हो रहा है। तो क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? वो इसका एनालिसिस करना पड़ेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। जिन्होंने किया होगा उन्होंने सही डिसीजन लिया होगा, और जिन्होंने एनालिसिस नहीं किया उन्होंने गलत डिसीजन लिया होगा। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द मेन पर्पज इज टू प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंस। फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी क्यों फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है, क्यों बैलेंस शीट बनाती है, पीएनएल बनाती है, रिपोर्ट्स बनाती है, क्यों? ताकि जो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं, जो इन्वेस्टर है, जो क्रेडिटर्स हैं, है ना, वो बेस्ट डिसीजन ले सके, अपना अच्छे से डिसीजन ले सके। जैसे इन्वेस्टर क्या डिसीजन लेता है? टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, पैसा लगाऊं इस कंपनी में नहीं लगाऊं। क्रेडिटर क्या डिसीजन लेते हैं इन्हीं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बेसिस पर, टू डिसाइड वेदर टू गिव अ लोन और नॉट, क्या इस कंपनी को लोन दूं या नहीं दूं, या इस कंपनी को उधार में गुड्स दूं या नहीं दूं। गवर्नमेंट डिसीजन लेती है भाई टैक्सेशन और रेगुलेशन जो है वो सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एम्प्लॉइज भी डिसीजन लेते हैं इसी रिपोर्ट को पढ़ करके, भैया इनकी जॉब सिक्योर है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये कंपनी थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, लॉस मेकिंग कंपनी है, हमको निकाल देगी, इससे पहले हम ही निकल जाए। जॉब सिक्योरिटी। मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, बिल्कुल मैनेजमेंट ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को पढ़ करके आगे फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। उनको वीकनेसेस और स्ट्रेंथेस पता चलती है, जैसे उनको वीकनेस पता चलती है उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो सपोज एक एग्जांपल दिया, एबीसी लिमिटेड जो है वो पब्लिश किया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप अगर एक इन्वेस्टर है तो आप देखेंगे कि कंपनी का हर साल प्रॉफिट क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डेप्ट डिक्रीज हो रहा है, क्या कैश फ्लो जो है स्ट्रांग है, लिक्विडिटी अच्छी है, तो आप इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके जी, सो ये तो हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखा है ना, ये हमने क्या देखा है, देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब हम जो समझने वाले हैं वो है व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब कंपनीज की जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो होगी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डन बाय कंपनीज या कॉर्पोरेट एंटिटीज, बस इतना ही फर्क है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो भैया आपकी एक पार्टनरशिप फर्म भी कर सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी दे सकती है, एचयूएफ भी दे सकता है, लेकिन उसको हम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं बोलेंगे, ओनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलेंगे। जब बात आती है कंपनीज ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाती है तो उसको हम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं। कंपनीज बोलो या कॉर्पोरेट एंटिटीज बोलो, एक ही बात होती है। और फिर ये रिपोर्ट बना के कम्युनिकेट कर दी जाती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, फाइनेंशियल पोजीशन को, कैश फ्लो को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंफॉर्मेशन को टू स्टेक होल्डर्स। ओके जी, वाई कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? बिकॉज कंपनीज हैव लार्ज शेयर होल्डर, कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, पब्लिक बहुत सारा इन्वेस्ट करती है पैसा, गवर्नमेंट की बहुत सारी रेगुलेशंस होती है, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, तो वो सब कुछ फाइनेंशियल कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को जब यूजर्स पढ़ते हैं तो उस हिसाब से फॉरवर्ड डिसीजन लेते हैं। ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत लोगों को हेल्प मिलती है। किसको हेल्प मिलती है? इस कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग CFR के यूजर्स को हेल्प मिलती है अपने डिसीजन लेने में। तो कैसे कैसे हेल्प मिलती है थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जैसे इन्वेस्टर है उनको हेल्प मिलती है क्या? एनालाइज करने में कि प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी में है या नहीं है, फ्यूचर में ग्रोथ होगी या नहीं होगी, रिस्क का लेवल क्या है, ये सब इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टर एनालाइज करता है, और इसके लिए उसकी हेल्प करता है कौन? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यानी कि ये रिपोर्ट पढ़ो, आपको ये सारे डिसीजन मिल जाएंगे, फिर आप डिसीजन लेना। इन्वेस्टर डिसीजन लेता है भी इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। क्रेडिटर्स को क्या पता चलता है इस रिपोर्ट को पढ़ करके? कि भी लिक्विडिटी है कि नहीं है। कई बार होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं उनके जमीन जायदाद वगैरह बहुत होती है, लेकिन मंथली इनकम नहीं होती, कैश नहीं है, तो उनका जीवन उतना अच्छा से नहीं चल पाता है। तो कैश लिक्विडिटी कितनी है? वो जमीन पड़ी है करोड़ों रुपए की, वो बेच के थोड़ी खाएंगे। आप हर महीने कमाते कितना है? आपके पास कैश कमाना भी चलो उधारी हो सकता है। एक कंपनी है जिसकी 1 करोड़ की सेल्स है, लेकिन वो 1 करोड़ की सेल्स पूरी की पूरी उधार है। अब सेल्स तो 1 करोड़ की है, प्रॉफिट भी दिख जाएगा, लेकिन कैश आया क्या? नहीं आया। तो वापस गुड्स किससे परचेज करोगे? एम्प्लॉइज को सैलरी कैसे पे करोगे? फैक्ट्री का रेंट कैसे पे करोगे? मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे? आपके जो डे टू डे के खर्चे हैं उसको कैसे पे करोगे? समझ में आया आपको? तो बोले सर वो जब उधारी का पैसा आएगा तब आएगा, तब ना, अभी तो नहीं है ना, तो वो लिक्विडिटी कम बोलते हैं उसको।
तो कभी भी कोई भी बैंक होती है या क्रेडिटर्स होते हैं ना, ऐसे किसी को भी अपना पैसा या माल नहीं देते हैं जहां लिक्विडिटी नहीं हो। पता है कि उसके पास धन दौलत है लेकिन कैश नहीं है, तो वो देगा कब? ओके, दैट इज लिक्विडिटी। सॉल्वेंसी बोलते हैं, कितनी कैपेसिटी है इंटरेस्ट पे करने की। डेब्ट इक्विटी रेशियो या सॉल्वेंसी रेशियो से हम निकालते थे अकाउंटिंग के अंदर। रीपेमेंट एबिलिटी कितनी है, ओके, बिफोर ग्रांटिंग लोन, है ना। क्रेडिटर्स चाहे गुड्स उधार दे रहे हो आप, यानी आपके जो सप्लायर्स हो गए वो ये डिसीजन लेते हैं, आपकी जो बैंक्स हो गई जो आपको लोन देती है, लेंडर्स जो हो गए वो भी ये करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है भाई इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को पढ़ करके कि वीकनेसेस कितनी है, कॉस्ट प्रॉब्लम्स क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कितनी है। जैसे कंपनी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेल्स तो इंक्रीज हो रही है बट प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, ये अनदर एग्जांपल है कि सेल्स क्या हो रही है, ये लिक्विडिटी का नहीं है। ये बोल रहे हैं सेल्स तो इंक्रीज हो रही है लेकिन प्रॉफिट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सेल बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है? इसका मतलब खर्चे ज्यादा है आपके। सेल है 1 करोड़ की, खर्चे 1.5 करोड़ की, तो लॉस ही होगा ना, प्रॉफिट कहां से होगा? या सेल है आपकी 1 करोड़ की लेकिन खर्चे हो गए 80 लाख रुपए के, तो 20 लाख का ही प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट पिछले साल 30 लाख का था, इस साल 20 लाख का हो गया। क्यों? क्योंकि इस बार खर्चे बढ़ गए। तो खर्चे क्यों बढ़े उसका पता करो। ये कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा। कैसे करेगा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसको अच्छे से स्टडी करके इसको पता लग जाएगा कि भाई यहां पर एक्शन लेने की जरूरत है, कॉस्ट को कंट्रोल करने की जरूरत है। फीचर्स क्या है एक अच्छे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की? एक्यूरेट होने चाहिए भैया, करेक्ट होनी चाहिए। जो कंपनी रिपोर्ट बनाती है, जो बैलेंस शीट बनाती है, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाती है, कैश फ्लो बनाती है, नोट्स बनाती है, ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट जो होती है, जो कुछ भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं वो अकाउंटेबल होने चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके ऊपर, और एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंस होने चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू देने वाले होने चाहिए। उसके अंदर कोई फ्रॉड, मिस्टेक, एरर्स नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज इतने सारे लोग जो बड़े बड़े डिसीजन लेने वाले, वो डिसीजन रॉन्ग हो जाएंगे। ओके जी, सो एक्यूरेट होने चाहिए। टाइमलेस मतलब एकदम क्विकली टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कंपनी शुड डिस्क्लोज इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑनेस्टली, कुछ भी छुपाए नहीं, सब कुछ ट्रांसपेरेंस होना चाहिए। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस जो भी है सब सामने उस रिपोर्ट में लिखा हुआ होना चाहिए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यूजर शुड ट्रस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट, है ना। ओके, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि देखो जब भी हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करेंगे ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके अंदर इंक्लूड ही होंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है, आपने आई होप देखा होगा। उसके अंदर मैंने स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का पूरा फॉर्मेट और डेटा समझाया था, बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से समझाया था। तो वो क्या है, देखो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंट्रोडक्शन जब कराया था, कौन कौन से होते हैं वो भी बताया था। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको पता है मेनली आपका बैलेंस शीट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल हो गया और कैश फ्लो हो गया। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये एक छोटा सा पार्ट है आपके फाइनेंशियल कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। यानी कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बहुत सारी चीजें होती है, उसमें ये भी होते हैं और ये मेन होते हैं उसके अंदर। ओके जी, तो इनकम स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इन इक्विटी, यानी कि आपकी कैपिटल के अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो बताओ। तो ये है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, ये पार्ट होता है आपके कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। जैसे इनकम स्टेटमेंट का तो मैंने आपको पूरा अच्छे से स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनवा रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो आप लेक्चर देख लेना। जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पी&एल है और जो आपका बैलेंस शीट है, उन दोनों के जो वीडियोस है ना, उनका लिंक मैं आपको यहाँ साइड में प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के एंड में, तो आप वो देख लेना, ठीक है। तो उसमें आपको नेट प्रॉफिट पता चल जाता है, रेवेन्यू पता चल जाती है, रेवेन्यू कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, ये सब कुछ इससे पता चलता है। भाई ये जो आपका इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पी&एल जिसको बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी पता चल जाती है, कंपनी की परफॉर्मेंस पता चल जाती है। आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के अंदर दो अमाउंट के दो कॉलम थे, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। ओके, इन्वेस्टर जो है डिसीजन ले पाते हैं, ईपीएस पता चल जाता है। ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर। जो आपका प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से सबसे पहले टैक्स लेस किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से लेस किया जाता है आपका प्रेफरेंस शेयर है, अगर उसका डिविडेंड है तो वो लेस किया जाता है। उसके बाद में आ जाता है ये आपका प्रॉफिट या अर्निंग अवेलेबल फॉर
ESH इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, मान लेते हैं ये सब कुछ लेस करने के बाद में हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो 10 लाख, मान लेते हैं 20 लाख का प्रॉफिट था। ठीक है, टैक्स हो गया 10 लाख रुपए का, पीछे बच गए 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर हमारे थे नहीं तो डिविडेंड देना नहीं पड़ा, तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो गया 10 लाख। 10 लाख रुपए इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा हुआ प्रॉफिट है। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर को ये देंगे डिविडेंड या नहीं देंगे वो बात की बात है, लेकिन इतना प्रॉफिट किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का। अब इक्विटी शेयर होल्डर कोई एक तो है नहीं, तो आपको नंबर ऑफ शेयर पता करना पड़ेगा। मान लेते हैं नंबर ऑफ शेयर है हमारे पास 2 लाख, तो 2 लाख का डिवाइड कर दो तो आ गया 5 रुपीज पर शेयर, यानी कि जिसके पास एक शेयर है उसको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग मतलब प्रॉफिट पर शेयर। ओके, बैलेंस शीट आपको बताइए, फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है कंपनी की वो हमें बैलेंस शीट से पता चलती है कि कंपनी की एसेट कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, ऑनर की कैपिटल्स कितनी है, ये सब कुछ हमें बैलेंस शीट से पता चल जाता है। तो ये भी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो है ये भी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक बहुत अहम पार्ट होता है। फिर आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, इससे हमें लिक्विडिटी पता चल जाती है कि भाई जो हम देखो कैश फ्लो की जब बात होगी ना 3 एक्टिविटी आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है डे टू डे बिजनेस जो कंपनी करती है, सेल करती है, परचेज करती है, एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, उससे कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है, और नेट कैश कितना बढ़ा है। ऐसे कैसे आपका आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, भाई कंपनी ने कोई फिक्स एसेट्स परचेज कर ली है ना, तो उसमें कितना पैसा गया, या कोई कंपनी के पास में इन्वेस्टमेंट पड़े थे, लैंड पड़ी तो उसको बेच दी तो कितना पैसा आया, नेट क्या रहा, वो हो गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर आता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कंपनी ने कितना लोन लिया तो पैसा आएगा, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए तो पैसा आएगा, कंपनी ने कितना लोन रीपेमेंट कर दिया या शेयर्स या डिवेंचर्स का रिडम्पशन कर दिया तो पैसा जाएगा। तो ये सब आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आता है। अब तीनों एक्टिविटी का जब हम मिला देते हैं तो आपको नेट पता चल जाता है कि कितना कैश आपके पास में पड़ा है, कितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है। ओके, ये कैश फ्लो से पता चल जाता है। तो कैश फ्लो से जो है ना मूवमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पीरियड, एक टाइम पीरियड का कितना कैश आया कितना कैश गया वो पता चल जाता है। तो यहां कहां से कैश आया और कहां गया ये पता चलता है हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इसके कंपोनेंट जैसा मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है ना। ऑपरेटिंग मतलब जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस होता है, उससे कितना कैश आया, कस्टमर से कितना गया, सैलरी, रेंट, परचेजिंग, गुड्स वगैरह ये सब। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भाई आपने कोई एसेट या इन्वेस्टमेंट परचेज किए या सेल किए, उससे पैसा कितना आया गया। फाइनेंसिंग में तो कोई लोन लिया या शेयर्स इशू कर दिए या लोन का रीपेमेंट कर दिया, डिविडेंड पेमेंट कर दिया, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। और लास्ट में तीनों एक्टिविटी को मिलाते हैं तो हमारे पास नेट पता चल जाता है कि कितना कैश पड़ा है। ओके, सो इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, सो लिक्विडिटी पोजीशन, मैं कब से बोला लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश कितना हाथ में है। ओके, नेक्स्ट है सो कैश मैनेजमेंट एफिशिएंसी कितनी है। इन्वेस्टर और क्रेडिटर को इससे बहुत हेल्प मिलती है कि भाई इसको लोन दे या नहीं दे, कहीं ऐसा तो नहीं है लोन तो दे दिया लेकिन बोल रहा है भाई मेरे पास देने को इंटरेस्ट तो है नहीं, जब ये एसेट बिक जाएगी तब पैसे दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये भी क्या है, ये भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और चेंज इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इक्विटी मतलब कैपिटल में कितना चेंज हो रहा है। कैपिटल में कब चेंज हो सकता है, या तो आपको प्रॉफिट हो तो उसमें ऐड हो जाएगा, या फिर डिविडेंड दे दिया तो लेस हो जाएगा, है ना। तो ये सब कुछ चीजें, जैसे यहाँ पर ओपनिंग इक्विटी यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की थी, प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, तो कितने की होगी 12 लाख की, उसमें से 50,000 डिविडेंड दे दिया तो 11,50,000 हमारा इक्विटी है। तो ये 10 लाख की जो इक्विटी थी वो 11,50 की हो गई। नीड फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या जरूरत है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं इन्वेस्टर को, लोन डिसीजन लेने हैं क्रेडिटर को, लीगल कंप्लायंसेस के ऊपर डिसीजन लेने हैं आपके गवर्नमेंट को या लीगल अथॉरिटीज को, इंटरनल प्लानिंग करनी है अगर मैनेजमेंट को, तो भैया आपको कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जरूरत होगी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, ऑब्जेक्टिव्स में सबसे फर्स्ट आता है मैनेजमेंट के जितने भी डिसीजंस हैं उनको सपोर्ट मिलता है, ये ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है जो एक्सटर्नल डिसीजंस होते हैं, जो इन्वेस्टर और लेंडर लेते हैं, क्रेडिटर्स लेते हैं, गवर्नमेंट्स लेती है, वो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कि भाई वो अच्छे से ले।
जो ट्रांसपेरेंसी है वो प्रमोट होती है। भाई हमारे जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ये एकदम ट्रांसपेरेंस है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी जाती है। ऑडिटिंग जो है, ऑडिटर्स जो है वो वेरीफाई कर देता है रिपोर्ट को, तो वो भी एक अच्छा चीज है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है जो पूरे हो जाते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। नेक्स्ट आता है हमारा एनुअल रिपोर्ट। देखो एनुअल रिपोर्ट जो है वो बहुत कंप्रहेंसिव है, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एनुअल रिपोर्टिंग इज अ कंप्लीटली ईयर रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और आपका चेंज इन इक्विटी, ये केवल एनुअल रिपोर्ट का एक पार्ट है। ओके, मेन कंटेंट्स क्या होते हैं फर्स्ट सर इस एनुअल रिपोर्ट के? तो देखो एनुअल रिपोर्ट में केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होते हैं, उसमें चेयरमैन का स्टेटमेंट होता है कि उसका मैसेज होता है कि कैसा परफॉर्मेंस किया कंपनी ने, फ्यूचर के प्लान्स क्या है, भाई चेयरमैन क्या सोच के बैठ रखा है इस कंपनी के बारे में फ्यूचर से रिलेटेड। मैनेजमेंट के बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, मैनेजमेंट की बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, ऑडिटर रिपोर्ट्स होती है इसके अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कैश फ्लो और आपका चेंज इन इक्विटी वगैरह ये सब कुछ होता है। ऑडिटर रिपोर्ट्स होती है जिसमें इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो है ऑडिट करता है और बताता है कि भाई जो ये इनकी अकाउंटिंग है, इनके स्टेटमेंट्स है, ये एकदम सही है या नहीं, वो उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देता है। ये सब कुछ एनुअल रिपोर्ट के अंदर होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट होती है कि भाई स्ट्रक्चर और गवर्नेंस जो है वो कैसा है, बोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट भी होती है कि भाई किस तरीके से कंपनी जो है सोसाइटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है और वो उसके लिए काम कर रही है नहीं कर रही है, और उससे रिलेटेड कंपनी एक्ट के हिसाब से जो भी प्रोविजंस है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये सब यहाँ एफ तक बताया मैंने आपको, 5 के 5 चीजें जो है ना ये एनुअल रिपोर्ट का हिस्सा होती है। ओके जी, ठीक। तो डिफरेंस करें अगर एनुअल रिपोर्ट में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो एनुअल रिपोर्ट बहुत ब्रॉड होती है, फाइनेंशियल लिमिटेड होते हैं स्टेटमेंट। एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपकी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शामिल होती है, इसमें केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शामिल होती है। इसकी ऑडियंस जो होती है एनुअल रिपोर्ट की वाइडर होती है, इसको केवल इन्वेस्टर और रेगुलेटर चेक करते हैं। इसका देखो नेचर कंप्रहेंसिव है, ये स्पेसिफिक है। ओके, ठीक है जी। और डायरेक्टर रिपोर्ट्स भी होती है, बिल्कुल। डायरेक्टर को रिपोर्ट कौन तैयार करते हैं? बीओडी। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी लॉ के अंदर पढ़ा होगा ना, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी लॉ के अभी पेपर हुआ है ना आपका, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्टर रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देखो बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक्सप्लेनिंग कंपनी की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, रिस्क कितना है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, ये सब कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो रिपोर्ट बना के बताता है, और आप उसको पढ़ करके अकाउंटेबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आ जाती है, उससे ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, कम्युनिकेट हो जाती है। ओके, कंटेंट्स क्या है डायरेक्टर की रिपोर्ट के? तो भैया इसके अंदर देखो बिजनेस का रिव्यू करते हैं और बताते हैं अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताते हैं, कैसा परफॉर्मेंस रहा, फाइनेंशियली कैसा रहा, कंपनी की एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, लोन कितना है, रिस्क कितना है इस बिजनेस के अंदर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है, सस्टेनेबिलिटी की एक्टिविटीज कितनी है, फ्यूचर के प्लान्स क्या है, ये सब कुछ डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखा होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर की बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको अपने बेस्ट इंटरेस्ट में कंपनी के लिए काम करना होता है, उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होती है। तो फिड्यूसरी ड्यूटी होती है उनकी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उनको करनी होती है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने पड़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट उनको करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, रिस्क को मैनेज भी करना पड़ता है, कंप्लायंसेस जो भी लॉज हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है डायरेक्टर्स की। वे टू इंप्रूव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है ना वो इंप्रूव हो यानी कि बेस्ट हो, तो स्टैंडर्ड्स डिसाइड कीजिए, ट्रांसपेरेंसी लेके आ जाइए, इंडिपेंडेंट ऑडिटर से ऑडिट करवाइए, टेक्नोलॉजी को भी यूज करिए और सिंप्लीफिकेशन रखिए ताकि उसको कोई भी पढ़ के आराम से समझ सके। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत इजी है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? इससे इन्वेस्टर डिसीजन ले पाते हैं, क्रेडिटर डिसीजन ले पाते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की पता चल जाती है, हेल्थ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प मिल पाती है, मतलब मैनेजमेंट को। ओके, जो प्रमोटर है वो ट्रस्ट कर पाते हैं। ठीक है, ओके। सो फाइनल अगर मैं आपको बोलूं तो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल, देखो क्या कह रहा है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें इस कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को
कम्युनिकेट किया जाता है किसके साथ में, स्टेक होल्डर यानी कि जो यूजर्स है इस रिपोर्ट के। इस रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों इंक्लूड होती है, जो स्टेक होल्डर यानी कि इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के यूजर्स तक पहुंच जाती है, और यूजर्स इस CFR यानी कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बेसिस पर बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।